उन्होंने कैसा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। आदरणीय मिथिलेश जी। आदरणीय अध्यक्ष, वरिष्ठ कवि एवं आलोचक श्री अशोक वाजपेयी जी, माननीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर मेघ साहब, श्री राकेश कपूर जी, श्री अवस्थी जी, श्री दिनेश कुमार शुक्ल जी, श्री त्रिपाठी जी, सभागार में बैठे आदरणीय नामवर जी, नरेश सक्सेना जी, भाई शिवमूर्ति जी, अन्य उपस्थित प्रबुद्धजनों, मित्रों एवं देवियों, सुनाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान के इस अवसर पर जिन अनुभूतियों से मैं गुजर रहा हूं और अभिव्यक्ति के लिए जो बातें मेरे मन को प्रेरित कर रही हैं, यहाँ आप प्रबुद्ध जनों के समक्ष उसे व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे जानते पुरस्कारों का सबसे बड़ा महत्व यह होता है कि जिस लेखक को उसकी जिन कृतियों के लिए पुरस्कृत किया जाता है, उन कृतियों पर नए सिरे से प्रकाश पड़ता है। पाठक उन कृतियों को उपलब्ध करने और पढ़ने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूं कि किसी भी लेखक के लिए सबसे सुख की बात यही होती है। इसीलिए इस सम्मान को मैं अपने लेखन का सम्मान मानता हूं। इस सम्मान के माध्यम से मेरे लेखन को महत्व दिया गया, यह मेरे लिए सुखद अवसर है। इससे पहले भी वर्ष 1976 में मेरे प्रथम कहानी संग्रह बाबूजी को मुक्तिबोध पुरस्कार, वर्ष 1979 में मेरे दूसरे कहानी संग्रह बंद राष्ट्रों के बीच को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उस समय भी ऐसी ही अनुभूतियों का एहसास मुझे हुआ था। अब इस सम्मान ने उस एहसास को और व्यापक स्वरूप प्रदान कर दिया है। वर्ष 1970 में जिन प्रेरणाओं के तहत मैंने लेखन कार्य शुरू किया, उसमें मेरे मन की यह सबसे बड़ी आकांक्षा निहित थी कि मैं जिनके लिए जिन कारणों से लिखता हूँ, मेरा लेखन उन तक पहुँचे। और ऐसा हुआ भी। उस समय की पत्र पत्रिकाएं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका में प्रकाशित मेरी कहानियां पढ़कर पाठकों की प्रतिक्रियाएं, उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मुझे मिलने लगी। मैं कहना चाहूँगा कि उन उत्साहजनक प्रतिक्रियाओं ने ही आज तक मुझे रचनारत रखा है। अपने समय और समाज के बीच अपने अनुभवों तथा सपनों की अभिव्यक्ति मैंने कहानियों के माध्यम से शुरू की, लेकिन जब कहानियाँ विषय की दृष्टि से अपनी अभिव्यक्ति के लिए विस्तार की मांग करने लगी, तो उपन्यासों को माध्यम बनाया। लोक जीवन से अपने गहरे जुड़ाव के चलते लोक कथाओं की पुनर्रचना की। मेरा अपना जीवन भी ग्रामीण यथार्थ के जिन संघर्षों से उपजा था और उम्र के जिस पड़ाव पर मैं पहुंचा, उसकी वजह से आत्मकथा का लेखन भी किया। इस तरह पिछले 45 वर्षों से कथा लेखन के माध्यम से मैं अपने को अभिव्यक्त करता रहा। साहित्य को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपने समय, समाज और जीवन के लिए मैं सर्वोपरि और सर्वोत्तम मानता हूँ। मेरे जानते समाज को संवेदनशील, नैतिक, मर्यादित तथा सजग सचेत बनाने में साहित्य की भूमिका अग्रणी होती है। हमारा इतिहास इसका साक्षी भी रहा है, जहाँ मध्यकाल में हमारे सामाजिक बिखराव, अंधविश्वास, दिशाहीनता और कुरीतियों को दूर कर
समरस समाज बनाने का काम सूर, कबीर, तुलसी, जायसी, रैदास आदि की कविताओं ने सफलता के साथ किया था। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे साहित्य की भूमिका और महत्वपूर्ण हो उठी थी। आजादी के लिए हमारे अंदर निरंतर दृढ़ता और उत्साह का संचार करते हुए साहित्य ने हमें एकजुट बनाए रखा। उस समय के साहित्य के क्रांतिकारी चेतना ने अपनी अहम भूमिका अदा की। उसका गोपनीय प्रकाशन भी होता रहा। उसकी ताकत का एहसास कर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उसे जब्त भी किया जाता रहा। साहित्य की समाज सापेक्ष भूमिका के ऐसे अनेक प्रसंग हैं। और तो और भारत को विश्व गुरु बनाने के ज्ञान के पीछे हमारे साहित्य की ही चेतना सन्निहित रही है। ऐसे साहित्य से जुड़कर मैं अपने इस तुच्छ जीवन को धन्य समझता रहा। अपनी लेखकीय भूमिका से समाज में अपने जीने और होने की सार्थकता महसूस करता रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बदलते समय में हमारे साहित्य के समक्ष जो संकट उपस्थित हो गया है, उसने मुझे अंदर तक आहत और पीड़ित कर रखा है। साहित्य जैसे सर्वव्यापी माध्यम के समक्ष उपस्थित इस संकट ने सचमुच मुझे चिंतित कर दिया है। यहाँ आप प्रबुद्ध जनों के समक्ष उन चिंताओं को मैं बांटना चाहता हूँ। मेरे जानते और आलोचना के निकष पर हमारे साहित्य में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। गुणात्मक दृष्टि से वह और समृद्ध हुआ है। इसके बावजूद हमारी पाठकीयता सिमटती जा रही है। पुस्तकें पढ़ना, खरीदना और अपने घरों में उन्हें संजो कर रखना लोगों ने बंद कर दिया है। व्यक्तिगत उपेक्षा की भांति सार्वजनिक स्तर पर भी ऐसा ही परिदृश्य निर्मित हो गया है। पुस्तकालयों, प्रकाशन गृहों, पुस्तक केंद्रों में जहाँ लोगों की चहल पहल बनी रहती थी, वहाँ भूले भटके इक्के दुक्के लोग नजर आते हैं। पहले जहाँ से सार्थक जीवन की ऊर्जा लेकर लोग लौटते थे, वहाँ अब सुनापन पसरने लगा है। अभिभावक अपने बच्चों को साहित्य से दूर रहने का परामर्श देते हुए आज के कंप्यूटरीकृत समय में अच्छे रोजगार और असीमित आय के स्रोत से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में अधिक से अधिक उपार्जन और भौतिक सुखों की होड़ का परिदृश्य निर्मित हो गया है। यह इसी परिवर्तित स्थिति का परिणाम है कि लाखों की संख्या में छपने वाली हमारी साहित्यिक पत्रिकाएं अब हजारों में सिमट आई हैं। पुस्तकों के संस्करण तो अब 500 प्रतियों के होने लगे हैं। साहित्य जैसे शक्तिशाली माध्यम को अब लोग समय व्यतीत करने वाला फालतू समझने लगे हैं। इन उपेक्षाओं की व्यापक परिणति ने मुख्य धारा से साहित्य को हाशिए पर कर दिया है। यहाँ यह तथ्य गौरतलब है कि इस परिवर्तित समय का प्रभाव साहित्य के साथ के अन्य माध्यमों जैसे खेल, संगीत और फिल्म पर नहीं पड़ा। बदलते समय में उन्होंने और व्यापकता हासिल की। स्थिति तो अब यह हो गई है कि फिल्म, खेल, संगीत, राजनीति आदि की अति सामान्य गतिविधियां भी मुख्य धारा का विषय बनती हैं। लेकिन साहित्य की विभिन्न विधाओं में पाठकों के अंदर आलोचनात्मक विवेक जागृत करने वाली कृतियां मुख्य धारा का विषय नहीं बनती। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब अन्य माध्यमों के साथ ऐसा नहीं हुआ, तब फिर साहित्य के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जवाब भी स्पष्ट है। अन्य माध्यम अपने समय में वैसा हस्तक्षेप नहीं करते जैसा साहित्य करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे समय का वास्तविक और निर्भीक विपक्ष साहित्य ही है। प्रतिरोध की असली ताकत उसी के पास बची हुई है। इस बिंदु पर हमारा मानना है कि हमारा साहित्य अनायास हाशिए पर नहीं पहुंचा है, उसे सायास पहुंचाया गया है। यहाँ तक मैं समझता हूँ
तीव्र एवं अत्याधुनिक वैज्ञानिक विकास के माध्यम हमारे जीवन को चाहे सुख सुविधाओं से जितना संपन्न कर दें, हमें मानवीय गुणों से परिपूर्ण मनुष्य नहीं बना सकते। बदलते समय में हमने समृद्धि और अपरिमित सुविधाएं हासिल कर ली हैं, लेकिन व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर जो यथार्थ हमने कायम कर लिया है उसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब यह स्वीकार करने में हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि व्यक्तिगत स्तर पर भौतिक उपलब्धियां हमारे अंदर जिस व्यक्तिवादिता को कायम कर रही हैं, उसने अब भीड़ में भी हमें अकेलेपन का एहसास कराना शुरू कर दिया है। पारिवारिक स्तर पर परिवार में वृद्ध और आसक्त जनों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। उनकी परेशानी, उनका कष्ट और उनके शेष जीवन की परवरिश में भागीदार बनकर उनके वंशज अपना समय गंवाना नहीं चाहते। सामाजिक स्तर पर तो सामूहिक बलात्कार की ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जोर जबरदस्ती, भेदभाव और गैर बराबरी का जो नया परिदृश्य निर्मित हो रहा है वह भी अच्छा संकेत नहीं दे रहा। एक रचनाकार के रूप में निरंतर बढ़ती ऐसी चिंताओं के कारण ही अपने लेखन के साथ साथ मैंने मित्र नामक एक साहित्यिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन भी किया। मित्र के संपादन प्रकाशन का उद्देश्य साहित्य की सामाजिकता का रचनात्मक अभियान है। मेरा मानना है कि जब तक हमारा साहित्य अब हमारे समाज में पुनः अपने मुख्य स्थान को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक हमारा जीवन और समाज सही अर्थों में वास्तविक विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है देर आयत दुरुस्त आयत, ऐसा होगा, ऐसा होना ही है। मेरे रचनाकार को उसी दिन की प्रतीक्षा है। मेरा रचनात्मक संघर्ष इसी उद्देश्य से संकल्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश्वर जी। आपने एक ज़रूरी बात की और हमारा संकेत, अपना संकेत किया हमको। छोटी छोटी गतिविधियाँ